जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले में प्रतिपादित किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, नरवा मिल्स बनाम भारत संघ या फिर शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। क्या? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। तो कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, राष्ट्रपति चुनाव से, संसद की शक्तियों से। तो बताएंगे आप कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। बात जब होगी अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 संबंधित है किससे? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किससे? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? क्या पूछा गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 32 से 35। तो बताएंगे कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। जब समानता के अधिकार की बात होगी तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। क्या? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। किसमें है? तो 14 से 18 में। 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को किनकी सलाह पर भंग करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को किनकी सलाह पर भंग करते हैं? किनकी सलाह पर? तो बताइए जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा? किनकी सलाह पर भंग करते हैं? तो याद रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति खुद से नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। याद रखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। पांचवा प्रश्न है, और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। आप ये मत सोचिएगा कि केवल पॉलिटी से प्रश्न, हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है, बस आप देखते जाइए। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन हो जाएंगे? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखेंगे। अगला है, भारत में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में या फिर राष्ट्रपति के पास? तो जब बात करेंगे धन विधेयक की, तो धन विधेयक क्या होता है? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 पूछा गया है। भारत में 3 प्रकार के क्या लगते हैं? तो आपातकाल। 352 में जो है वो क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। 356 में क्या है? तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। क्या है?
तो 356 में है राष्ट्रपति शासन, याद रखेंगे। और जब बात करेंगे कि 360 में क्या है, तो 360 में हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। 360 में क्या हो जाएगा, तो 360 में हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो जाएगा और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना होगा, तो याद रखेंगे, जो सही उत्तर हो जाएगा ये 5 वर्ष होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कब हुआ, तो 1976 में, जिसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा क्या, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है ये 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की कितनी? 65 वर्ष। और जब उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो उच्च न्यायालय हो जाएगा 62 वर्ष, जरूर याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो 5 साल लगाएंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कितना, तो 5 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा की 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म और स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 21 पूछा गया है क्या? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 21 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। तो पंचायत की बात होगी तो 73वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। भारत में नगर पालिका व्यवस्था के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो पंचायत की बात होगी तो 73वां, और जब नगर पंचायत की बात होगी तो 74वां हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 79 पूछा गया है। न्यायपालिका, संसद की संरचना, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो अनुच्छेद 79 पूछा गया है क्या? तो अनुच्छेद 79 कैसे याद रखेंगे? सरला, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 79 में क्या है? तो 79 में हो जाएगा संसद। और राज्यसभा, राज्य क्या हो जाएगा? राज्यसभा, तो राज्यसभा 80। और लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूर याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 हमने बताया सरला। तो सा से क्या हो गया? संसद। तो संसद की बात होगी तो अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। फिर सरला यानी कि राज्यसभा, फिर ला यानी लोकसभा। 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा, जरूर याद रखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो ये किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। अस्थायी बंदोबस्त
को भारत में किसने लागू किया था? डलहौजी, कार्नवालिस, करजन, वेलिज़री। अस्थाई बंदोबस्त पूछा गया है क्या? तो अस्थाई बंदोबस्त को भारत में किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त को भारत में किसने लागू किया था? तो 1793 में। कब? तो 1793 में किसने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त को? तो लागू किया था कार्नवालिस ने। किसने? तो कार्नवालिस ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 1905 में। कब? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया? 1917 राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया बताएंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1900 कब? तो 1928 में। बना कब? तो 1927 में। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें जो था कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए नारा दिया गया साइमन गोबैक। अगला है लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस वर्ष हुआ? 1916, 1919, 1920 या फिर 1935 में। तो इनका जो ब्रेकअप हुआ था 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। और पेचअप कब हुआ? तो पेचअप हुआ 1916 में। कब? तो 1916 में। कब हुआ? तो 1916 में। कब? तो याद रखेंगे 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन? तो अंबिका चरण मजूमदार याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1940, 1942, 1945 या फिर 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। नारा क्या था? तो करो या मरो। क्या नारा था? तो करो या मरो। गांधी अर्बन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी अर्बन समझौता हुआ किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि गांधी अर्बन समझौता कब हुआ? तो गांधी अर्बन समझौता हुआ 1931 में। कब? तो 1931 में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष भेजा गया? तो क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 में। कब? तो 1942 में। ब्रिटिश बात करेंगे, क्रिप्स मिशन की बात होगी तो ब्रिटेन ने भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया था। भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। क्या किया था? तो भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार कर दिया था। याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या फिर आयन मंडल? तो पृथ्वी की वायुमंडल के जो है सबसे निचली परत की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या? तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? तो क्षोभ मंडल कहेंगे। क्षोभ मंडल की जब बात होगी तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के पास की परत है जहां मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, हवा, बादल, ये सब कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल में ही होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित ही याद रखना है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पूछा गया है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण कौन सी? तो यूवी किरणों से रक्षा करता है। अगला है भारत में मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो भारत में मानसूनी वर्षा का जो मुख्य कारण ये तापांतर होगा। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है किस फसल के लिए? तो काली मिट्टी नमी रोकती है। कपास के लिए सबसे अच्छी है। याद रखेंगे। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या? तो सिस्मोग्राफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कितनी है लंबाई? तो 8,800 कितना? तो 8,000 कितना हो जाएगा? तो 8,848.86 मीटर हो जाएगा। 8,848.86 मीटर कहां पर स्थित है? तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर में। कहां पर? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर। याद रखेंगे। और नेपाल में पूछा जाए इसको किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से। किस नाम से? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से गंगा निकलती है। कहां से? तो गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखेंगे। अगला है मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है? मरुस्थलीकरण का अर्थ हो जाएगा उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है, यानी कि भूमि का बंजर होना। क्या? तो भूमि का बंजर होना। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? आसान प्रश्न, 71% हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। क्या? तो राजस्थान। और क्या होगा? तो राजस्थान। और सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है पीएच स्केल में 7 से कम मान क्या दर्शाता है? 7 से अगर कम रहेगा तो वो क्या दर्शाएगा? तो 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? तो वो अम्लीय होगा। 7 से जब कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से जब अधिक रहेगा तो क्या होगा? तो 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, और जब 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, यानी कि तटस्थ रहेगा। याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का यौगिक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का यौगिक है? क्षार अम्ल, लवण या फिर धातु अम्ल? जब लिखा है साफ साफ प्रश्न में तो आप तो गलती करेंगे ही नहीं, यानी कि HCl एक मजबूत अम्ल है। कहां कहां पर पाया जाता है? अगर HCl की बात करेंगे तो आपके शरीर में ये पेट में पाया जाता है। कहां पर? तो स्टोमक में। याद रखेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का होता है। क्या? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्या हो जाएगा? तो न्यूटन का तीसरा नियम हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन बराबर रिएक्शन हो जाएगा। अगला है कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र हो जाएगा बल गुणे दूरी। क्या? तो कार्य का सूत्र होगा बल गुणे दूरी। वर्क बराबर क्या होगा? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वर्क इक्वल क्या होगा? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगा? तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम है। क्या है? तो ओम है। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। कितना? तो 7.4 हो जाएगा मानव रक्त का पीएच। जरूर याद रखेंगे। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला है इंसुलिन किस प्रकार का पदार्थ है? इंसुलिन किस प्रकार का पदार्थ है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर खनिज? तो इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन जो है ये हार्मोन है। क्या है? तो इंसुलिन ये हार्मोन है, पैंक्रियाज से निकलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रबी, एनीमिया या फिर बेरी? तो विटामिन सी की कमी से स्क्रबी हो जाएगा। क्या? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्क्रबी होता है। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल। क्या? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या? तो आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में। कब? तो 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2017 में। कब? तो 2017 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का। आयोग कौन सा? तो यंग हिंटल हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना कब हुई? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा 1963 में। कब? तो 1963 जरूर याद रखेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 1926 हो जाएगा। क्या? तो 1926 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। कब? तो 1982। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई कब? तो 1992 में। कब? तो 1992 में।
भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई 1956 में। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना हुई 1945 में। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1955 में। कब? तो 1955 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको आप सार कहते हैं, की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई बताएंगे आप? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना आपसे पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। कब? तो 1985 सही उत्तर हो जाएगा। एशियन संगठन की स्थापना कब हुई? एशियन संगठन की स्थापना याद रखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो एशियन संगठन की स्थापना 1967 में। कब? तो 1967 में। ब्रिक्स संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2009 हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 1949 में। नेक्स्ट है क्वाड समूह में कितने देश हैं? QUAD, क्वाड आप कहेंगे, समूह में कितने देश हैं? कितने देश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 देश। कौन? तो 4 हो जाएगा। G20 में भारत ने किस वर्ष अध्यक्षता की थी? G20 की भारत ने किस वर्ष अध्यक्षता की थी? 2023 हो जाएगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। CRR का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कैश रिजर्व रेशियो किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग से संबंधित है। किससे? तो बैंकिंग से। SLR का संबंध किससे है? इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो ये भी बैंकिंग से संबंधित है। अगला है रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट हो जाएगा आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर। क्या? तो रेपो रेट जो है ये आरबीआई के द्वारा बैंकों के ऋण देने की दर है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? तो आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेती है। अगला है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मुद्रास्फीति का अर्थ होगा कीमतों में वृद्धि। क्या? तो कीमतों में वृद्धि। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्ष में। कितने वर्षों में? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो संबंधित है ये सुप्रीम कोर्ट से। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो ये हाई कोर्ट से। किससे? तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 संबंधित है अटॉर्नी जनरल से। किससे? तो अटॉर्नी जनरल से, जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो ये सीएजी हो जाएगा। क्या? तो सीएजी। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए संबंधित है जीएसटी परिषद से। किससे? तो जीएसटी परिषद से। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 संबंधित है राष्ट्रपति से। किससे? तो राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 हो जाएगा किससे संबंधित है? याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल से। अगला है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? याद रखेंगे 2014 में। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान 2014 हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ कब? 2020 में। कब? तो 2020 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन पहली बार कब गाया गया? जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो जनगण मन पहली बार गाया गया 1911 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है किसने? बताएंगे आप कि वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया कब? तो याद रखेंगे 1949 में, 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।